हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इस बॉक्स के बारे में, द एनालिसिस ऑफ एंशियंट प्लांट रिमेन्स। पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, जो लोग पेड़ पौधे से डिराइव्ड क्रॉप्स या फिर जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका जो सेवन करते थे, उसकी एनालिसिस को आर्कियोलॉजिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगता है कि पुराने ज़माने के अंदर लोग क्या खाते थे, इसको पहचानने का क्या क्या तरीका है। सबसे पहले तो आपको एक डेफिनेशन बताई जा रही है, एक टर्म से आपको रूबरू करवाया जा रहा है कि जो एंशियंट प्लांट रिमेन्स की जो स्टडी होती है उसको हम पेलियो बॉटनी या फिर आर्कियो बॉटनी कहते हैं। जो बोटेनिकल रिमेन्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स के, जो क्रॉप्स के अवशेष हमें एंशियंट साइट से देखने को मिलते हैं, उसके अंदर कुछ होते हैं मैक्रो बोटेनिकल रिमेन्स, जैसे मैक्रो बोटेनिकल रिमेन्स की कैटेगरी में आते हैं सीड्स, या जिनको आप ग्रेन्स के नाम से भी जानते हो। अब ये प्रिजर्व्ड कैसे रहते हैं, यहाँ पर 3 प्रोसेस हमें बताए हुए हैं। एक है डेसिकेशन, यानी कि प्लांट्स का ड्राई हो जाना, अगर उनके रिमेन्स हैं तो उससे स्टडी हो जाएगी। जिन जगहों पर पानी भर गया था वहाँ पर प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो है वाटर लॉगिंग। और जो जले हुए या फिर इनकम्प्लीट जले हुए जो ग्रेन्स के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम चारिंग कहते हैं। तो देखो, सीड्स को, ग्रेन्स को मैनुअल तरीके से जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशंस कर रहे होते हैं तो उसको ईजी तरीके से कलेक्ट करा जा सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो हो सकता है कि मिस हो जाए और डैमेज हो जाए। इससे ज़्यादा बेटर तरीका जो होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं एंशियंट प्लांट रिमेन्स को, एंशियंट जो ग्रेन्स हैं, सीड्स के जो रिमेन्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए, वो है फ्लोटेशन टेक्निक। ठीक है। अब अलग अलग तरीके के फ्लोटेशन के अपैरेटस होते हैं, मतलब पूरा का पूरा सेटअप होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सब में सेम रहता है। अब देखो दोस्तों, इस फ्लोटेशन टेक्निक में बेसिकली करा क्या जाता है, जो सूखे कार्बोनाइज्ड प्लांट मटेरियल होते हैं उनको मिट्टी के साथ ना छान लिया जाता है एक लिक्विड मीडियम में पानी का उपयोग कर कर। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो नीचे बॉटम की तरफ सिंक कर जाता है ड्यू टू हैवी वेट, और जो कार्बोनाइज सीड्स होते हैं वो सरफेस की तरफ फ्लोट करते हैं, जिनको ऊपर से दूसरी छलनी का इस्तेमाल करके निकाल लिया जाता है। इनको कलेक्ट करा जाता है, फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी से इनको एनालाइज करा जाता है कि किस तरीके के प्लांट्स हैं, और इससे खुलासा होता है कि ये वाइट प्लांट्स है या फिर ये डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं। अब ऊपर हमने बात करी थी मैक्रो बोटानिकल रिमेन्स के बारे में, नीचे आपको बताया जा रहा है कुछ कुछ प्लांट रिमेन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि माइक्रो बोटानिकल रिमेन्स हों। अब माइक्रो बोटानिकल रिमेन्स की परिभाषा में आता क्या है, प्लांट की और जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर आप प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाओगे तो आपको कुछ टिश्यूज़, कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे फाइटोलिथ्स हैं, इनको स्टडी करा जाता है जो कि प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं। या फिर जो प्लांट का टिश्यू होता है, जैसे पैरेन्काइमा, जिसको आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, इनको एनालाइज करा जाता है ये पता लगाने के लिए कि उस ज़माने के जो इंसान हैं वो इन प्लांट्स को वाइल्ड तरीके से कलेक्ट करते थे या फिर इनको स्पेसिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सोच समझकर उगाते थे, यानी कि इनको डोमेस्टिकेट करते थे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एक टर्म बताई जा रही है, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को कहा जाता है पैलिनोलॉजी। ठीक है, पैलिनोलॉजी। तो पॉलन ग्रेन्स आप जानते हो, जिस तरीके से एक भंवरा होता है, एक मधुमक्खी होती है, एक फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, वो बैठती है, उसकी बॉडी से कुछ पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर्स के चिपक जाते हैं दूसरे फ्लावर पे जाकर। जब वो दूसरे फूलों को रस पीने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसकी बॉडी से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर में जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो फ्लावर्स में और फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली स्टार्ट होती है। पॉलन ग्रेन्स की अच्छी बात यह है कि इनका जो आउटर शेल होता है वो हज़ारों सालों तक सर्वाइव कर पाता है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस के अंदर स्टडी करते हैं, और अगर किसी भी तरीके से पॉलन ग्रेन्स की प्रोफाइल के अंदर, उसके टेक्सचर के अंदर, उसके सरफेस के अंदर, उसकी लेयर या सेल या टिश्यूज़ के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो साइंटिस्टों को ये भी मदद करता है। अल्टीमेटली मदद इससे आर्कियोलॉजिस्ट की होती है, जिससे उनको पता लगता है कि कुछ क्लाइमेटिक चेंज इतिहास के पन्नों में क्या क्या हो रखे हैं, इंसान ने जंगल को क्लियर करके क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी कि नहीं करी। मतलब बेसिकली डिबेट वही है, वाइल्ड या फिर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की स्टडी को लेकर। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आजकल साइंटिस्ट जो हैं वो
कुछ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको स्टडी करने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स अगर उनको मिलते हैं स्क्वायर शीट्स के, स्क्वायर शीट्स दोस्तों बेसिकली उसके बीजे होते हैं, जैसे खरबूजे के, तरबूजे के जो सीड्स होते हैं, वाटरमेलन मेलन के जो सीड्स होते हैं उसको हम स्क्वायर सीड्स कहते हैं। और जो भुट्टे के दाने होते हैं उसको स्टडी करने के लिए एक नई टेक्निक का आजकल उपयोग करा जाने लगा है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डेटिंग, EMS डेटिंग। और कुछ DNA स्टडीज़ भी करी जा सकती हैं अलग अलग प्लांट्स के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को बेसिकली अलग अलग प्लांट्स के जीन्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करके इनको स्टडी करने के लिए। तो इससे भी कौन कौन से प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड थे या फिर वाइल्ड स्पीशीज़ प्लांट्स की इंसान कंज्यूम करते थे, ये एक पर्टिकुलर एरिया में इसके बारे में स्टडी करी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से फ्लोटेशन का जो अपैरेटस है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पर इसको पानी के साथ मिट्टी को छान लिया जाता है, तो जो बॉटम में ये जो स्लज होता है, जो मिट्टी होती है, कलेक्ट हो जाती है। ऊपर में अगर कोई ग्रेन्स वगैरह होते हैं तो वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जिसको फिर माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस के अंदर स्टडी करा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर दोस्तों आपको ना न्यूलिथिक एज से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ बताए जा रहे हैं कि न्यूलिथिक एज जनरली एसोसिएटेड होती है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इंसान ने खाना ग्रो करना सीख लिया था, यानी कि खेती बाड़ी, पोल्ट्री, और इंसान आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन न्यूलिथिक एज की जो बेसिकली जो डेट है वो कोई स्पेसिफिक डेट तो है नहीं। तो न्यूलिथिक एज के जो फीचर्स हैं वो हमें मीसोलिथिक फेज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ऐसा कहना कि न्यूलिथिक एज का इंसान जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिताता था, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ थी मीसोलिथिक एज के टाइम पर, वहाँ पर भी लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते थे। न्यूलिथिक एज के टाइम पर जब हम कह देते हैं कि इंसान आरामदायक ज़िंदगी बिता रहा था, तो बहुत सारी न्यूलिथिक साइट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर इंसान उन जगहों को छोड़कर चले गए, ठीक है, और वो ज़्यादा समय तक उन जगहों पर रहे नहीं। तो हमें बेसिकली किसी भी ऐसी शार्प तरीके की कैटेगराइजेशन से बचना चाहिए। यहाँ पर ये राइटर का तर्क है यहाँ पर। अब जैसे न्यूलिथिक एज जो है वो एसोसिएटेड है विद एविडेंस ऑफ पॉटरी, लेकिन पॉटरीज के एविडेंसेस हमें मीसोलिथिक एज में भी देखने को मिलते हैं। तो यानी कि जब कोई एज के अंदर ट्रांजिशन आता है तो पुरानी वाली एज के फीचर्स नई वाली एज में भी जाते हैं, और नई वाली एज जैसे फॉर एग्जांपल न्यूलिथिक एज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं इस स्पेसिफिक साइट से, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर एक साइट पर सेम तरीके के फीचर्स नहीं हो सकते। अगले पैराग्राफ में आपको सेम बात बताई जा रही है कि जब इंसानों ने पशुपालन करना शुरू करा तो उसका मतलब ये नहीं था कि हंटिंग गैदरिंग उन्होंने कंप्लीट तरीके से छोड़ दी। न्यूलिथिक एज जब चल रही थी, बड़ी सारी साइट्स में हमें ऐसी भी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं कि जिन्होंने पुरानी हंटिंग गैदरिंग स्टाइल को अपनाया अपनी वे ऑफ लाइफ को चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, और वो डोमेस्टिकेशन की तरफ यानी कि जानवरों के पशुपालन की तरफ या फिर प्लांट्स को ग्रो करने की तरफ कभी शिफ्ट ही नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो हम बेसिकली किसी साइट को टैग दे देते कि ये न्यूलिथिक साइट है, मीसोलिथिक साइट है, तो ये जो न्यूलिथिक एज के, मीसोलिथिक एज के, पैलियोलिथिक एज के जो फीचर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि जब वो एज चल रही होती है तो हर एक साइट पर आपको सेम तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फिर जैसे हम कहते हैं कि न्यूलिथिक एज में जो मेजर चीज़ हुई वो ये हुई कि इंसान ने अपना खाना ग्रो करना सीखा, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेसिकली यहाँ पर शुरू हुई। लेकिन हम ये जानते हैं कि फूड प्रोडक्शन का जो बेसिकली रूट है वो कहीं ना कहीं मीसोलिथिक एज के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि मीसोलिथिक एज में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी भी साइट पर इन जो फूड प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं रही थी। मीसोलिथिक एज में अगर हम बात करें कि विंध्यास रीजन की, तो वहाँ पर भी फूड प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो इंसानों ने ईजाद करना सीख ली थी धीरे धीरे। और कुछ साइट्स दोस्तों ऐसे भी होती हैं कि जहाँ पर मीसोलिथिक फेज जो है वो कभी आया ही नहीं, डायरेक्टली इंसान जो है वो एग्रीकल्चर लाइफ की तरफ शिफ्ट कर गए, और साथ ही में वो पेस्टोरलिस्ट भी थे, यानी कि अपने जानवरों को चरवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो लेकर जाते थे। तो हमें एक साइट को अगर टैग देना है तो जहाँ पर ट्रांजिशन का फेज़ है, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बेटर तरीका है उसको हम कहें कि नियोलिथिक चैल्कोलिथिक कल्चर उस पर्टिकुलर साइट को, कि प्योरली तरीके से अगर हमें डिफाइन करना है नियोलिथिक एज या मीसोलिथिक एज को, तो वो कभी कभार एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है एनालिसिस में। अब जैसे अगर आप एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो वो ये भी है कि न्यूलिथिक एज में मेटल्स का यूज़ होना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी साइट्स हैं जहाँ पर जो न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं वहाँ पर आपको मेटल्स का जो यूज़ है, मेनली कॉपर्स का जो यूज़ है, कॉपर टूल्स का जो यूज़ है वो आपको देखने को मिलता है।
तो आप एक पर्टिकुलर साइट को, जहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज है, आप उसको न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक, न्यूलिथिक मीजोलिथिक, मीजोलिथिक न्यूलिथिक, इस तरीके से टैग दे सकते हो, रहते थे इनको प्योर तरीके से बोलना कि ये साइट सिर्फ मीजोलिथिक की साइट है, यहाँ पर सिर्फ मीजोलिथिक एज के फीचर्स मिलते हैं, या फिर ये जो पर्टिकुलर साइट है यहाँ पर सिर्फ न्यूलिथिक एज के फीचर्स मिलते हैं। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। तो न्यूलिथिक एज को स्टडी करते हुए, इसको और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए, कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो न्यूलिथिक एज को भी फर्दर डिवाइड करना पसंद करते हैं ओवरलैपिंग फेजेस के आधार पर। जैसे 7000 टू 3000 BC ये फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 3000 टू 2000 BC, एंड फेज़ 3 2000 टू 1000 BC ऑनवर्ड्स। और ये वाली क्लासिफिकेशन दोस्तों हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी, जनरल फीचर्स जो उस पर्टिकुलर एज में एसोसिएटेड थे, और जो कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं, कल्चरल सीक्वेंस जो हमें देखने को मिलती है, इसके बेसिस पर। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ अर्लीस्ट विलेज सेटलमेंट्स की फ्रॉम 7000 टू 3000 BC। और ये वाला जो टाइम पीरियड है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये है फेज़ 1 अगर हम न्यूलिथिक एज को अगर डिवाइड करें। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की, जहाँ पर हम पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड, पंजाब की साइड कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, बड़ी सारी साइट्स जो बलूचिस्तान एरिया में लोकेटेड है पाकिस्तान के, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंसानों ने कैसे अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली फ्रॉम सेमी नोमैडिक पेस्टोरल लाइफ टूवर्ड सेटल्ड एग्रीकल्चर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मेहरगढ़, जहाँ पर कॉन्टीन्यूटी जो है लाइफ की इंसानों की काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रही। यहाँ पर क्योंकि प्लेन्स भी लोकेटेड हैं, इंडस प्लेन्स के पास है ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, और यहाँ पर माउंटेनियस वैलीज भी हैं। तो यहाँ पर लोग और जो एनिमल्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू बलूचिस्तान की जोग्राफी और टोपोग्राफी का सहारा लेते हुए यहाँ पर मूवमेंट भी करते थे। और एक्सकवेशन जो हुई है मेहरगढ़ में, वो हमें ये भी बताती हैं कि ये जो साइट है ये एसोसिएटेड है विद एंशिएंट सेटलमेंट्स। यहाँ पर इंसान जो है घर वगैरह बनाकर रहते थे। और आप जानते हो 6th क्लास की हिस्ट्री वगैरह के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि मेहरगढ़ जो है वो आगे चलकर एक तरीके से एक वो दरवाज़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। तो एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रीकर्सर साइट है, एक प्रीकर्सर सेटलमेंट है मेहरगढ़। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ की साइट के अंदर आपको छोटे अमाउंट में ही सही है, लेकिन कॉपर का एविडेंस जो है, यानी कि एक मेटल का एविडेंस जो है, वो भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर फिर कुछ हिस्टोरियंस की डिबेट एंड डिस्कशन होती है कि यहाँ पर एक्सकवेशंस का जो टाइम पीरियड, एक्सकवेशंस के आधार पर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशंस है, वो चीज़ आपको जानने की नीड नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोगों के घरों की दोस्तों बात करें तो लोग यहाँ पर ऐसे घरों में रहते थे विच वर मेड अप ऑफ हैंडमेड मड ब्रिक्स। और रूम्स जो थे यहाँ पर छोटे मिल रखे हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हमें रूम्स मिल रखे हैं। और वो जो कवर करते थे अपने रूम्स को एज अ छत, वो रीड से कवर करते थे यहाँ पर रहने वाले लोग, ठीक है, जैसे पत्ती पत्ती जो सीकी होती हैं, जो डंडियाँ होती हैं उससे, ठीक है। और हमें कुछ ग्राइंडिंग स्टोन के इंप्रेशन भी मिल रखे हैं कि पत्थर वगैरह को लगाया जाता था फ्लोर पर। फिर यहाँ पर अगर हम टूल्स के एविडेंसेस की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ माइक्रोलिथ्स भी मिलते हैं जो कि ब्लेड्स टाइप स्ट्रक्चर थे छोटे छोटे। कुछ न्यूलिथिक एज की हैंड एक्सेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जैसे ग्राइंडिंग स्टोन्स के, परफोरेटेड डिस्क के, स्पैचुला के, बोन टूल्स के, निडल्स के, ऑल्स के, हैंडमेड क्ले भी हमें मिल रखी है यहाँ पर फीमेल फिगरिन की। तो मेहरगढ़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है कि यहाँ पर बेसिकली सेरेमिक मटेरियल्स हमें मिल रखे हैं, लेकिन इट हैड नो पॉटरी एविडेंसेस, ठीक है। कुछ कुछ पॉटरीज के एविडेंसेस हमें मिल रखे हैं, लेकिन हम प्रोमिनेंटली इसको एक पॉटरी साइट नहीं कह सकते कि भले ये न्यूलिथिक एज तक आगे जाके इसका ट्रांजिशन हुआ, लेकिन यहाँ पर आप इसको प्रॉपर तरीके से जो न्यूलिथिक एज के जो फीचर्स होते हैं जिसमें पॉटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो इसके एविडेंसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिल रखे हमें। फिर लोग यहाँ पर अपनों को जब उनके मरने के बाद उनको जो गाड़ते थे वो ओपन स्पेसेस के अंदर गाड़ते थे। ओवल शेप की पिट्स यहाँ पर गाड़ी जाती थी, ठीक है। बॉडीज़ यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्स बेंड पोजीशन के अंदर गाड़ी जाती थी। रेड ओकर से फिर वो, यानी कि लाल गेरुआ से फिर वो कवर करी जाती थी। दो ब्यूरल्स हमें यहाँ पर ये भी इस चीज़ के भी मिल रखे हैं कि जो
डेड बॉडी गाड़ी गई है वो कुछ बकरियों के साथ गाड़ी गई है। इसके अलावा कुछ ब्यूरल्स हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि लोग यहाँ पर बिटुमेन की बनी हुई बास्केट कुछ फूड ऑफरिंग्स वगैरह के साथ, कुछ नेकलेसेस के साथ, पत्थर और शेल बीड्स, बोन पेंडेंट्स, एंकलेट्स वगैरह के साथ लोगों को काटते थे। बेसिकली दे हैड बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। हमें एक ब्यूरल से यहाँ पर जो कॉपर बीड मिल रखी है, टर्क्वाइज और लैपिस लजूली की बनी हुई बीड्स भी हमें यहाँ पर मिल रखी हैं। और लैपिस लजूली जो है वो अफ़गानिस्तान से आता था, वो वहाँ का प्रोमिनेंट पत्थर है ब्लू कलर का। टर्क्वाइज जो है वो हो सकता है कि वो ईस्टर्न ईरान या फिर सेंट्रल एशिया से आता हो। नियरेस्ट सोर्स जो यहाँ पर था मरीन शेल्स का वो था मकरान कोस्ट, जो कि लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर दूर था। तो कुल मिलाकर मेहरगढ़ की साइड हमें ये भी सजेस्ट करती है कि लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज भी करते होंगे, ट्रेड भी करते होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकली यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। कुछ ग्रेवयार्ड्स को जब यहाँ पर स्टडी करा गया मेहरगढ़ की साइड पर लगभग 150 ब्यूरल्स को, तो उसके अंदर हमें ये भी एविडेंसेस देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पर जो ब्यूरल प्रैक्टिसेस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तरीके से करने लगे थे यहाँ पर रहने वाले लोग जो लोग थे। और यहाँ पर हमें कुछ कॉपर बीड्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं और डबल ब्यूरल सिस्टम और सेकेंडरी ब्यूरल सिस्टम भी देखने को मिलता है, जहाँ पर जो बोन्स हैं एक और एक से ज़्यादा लोगों की वो कलेक्ट करी जाती थी, उसके बाद उनको बरी करा जाता था। तो इस तरह की ब्यूरल सिस्टम प्रैक्टिसेस यहाँ पर क्यों होती थी ये चीज़ अनक्लियर है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो इस चीज़ का कोई सटीक आंसर नहीं दे सकते। फिर अगर हम मेहरगढ़ के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को स्टडी करें, 6000 टू 4500 BC का जो टाइम पीरियड है, इससे रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो एविडेंसेस यहाँ पर मिल रखे हैं, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर मड ब्रिक के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, लोगों के घर होते थे। कुछ तो इनमें से घर जैसे स्ट्रक्चर हैं तो वो प्रॉपर घर ही हुआ करते होंगे, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि यहाँ पर स्टोरेज के लिए भी इन स्ट्रक्चर्स को, इन रूम्स को लोगों के द्वारा हो सकता है यूज़ करा जाता हो। यहाँ पर हमें बार्ले सीड्स के एविडेंसेस देखने को मिल रखे हैं, स्टोन और बोन टूल्स के एविडेंसेस देखने को मिल रखे हैं, 2 सिकल के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि माइक्रोलिथ टूल से एक प्रकार से। और यहाँ पर जो भी एक तरीके से घर जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हो सकता है एनिमल प्रोडक्ट्स की वर्किंग वहाँ पर होती हो, जैसे जानवरों को काटना, उनको कुक करना, उनकी स्किन वगैरह को साफ़ करना, और बोन के आर्टिफैक्ट्स भी हमें यहाँ पर मिल रखे हैं। हैंडमेड पॉटरी के एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं, व्हील मेड पॉटरी के एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं, कॉपर रिंग मिलती है हमें यहाँ पर, एक बीड मिलती है, ठीक है, छोटी सी कॉपर की बनी हुई, और आइवरी टस यानी कि हाथी का दांत, रेड ओकर के पीसेस, ग्राइंडिंग स्टोन्स और छोटी अनबेक्ड क्ले के फिगर मेल टॉर्सो के यहाँ से रिकवर करे गए हैं। ठीक है, कुछ ब्यूरल सिस्टम्स जो हैं वो तो हम जान ही चुके हैं कि कैसे उनको रेड ओकर से कवर करा जाता था, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि लोग यहाँ पर ऑब्वियसली बातें बिलीव करते होंगे लाइफ आफ्टर डेथ में। फिर दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि मेहरगढ़ का जो आगे वाला टाइम पीरियड था, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द 5th मिलीनियम BC, वो चैल्कोलिथिक एज के साथ एसोसिएटेड था। यहाँ पर हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के, जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगी थी व्हील मेड पॉटरी की, पहिए पर बने हुए पॉट, मटके वगैरह इंसान यहाँ पर बनाते थे, उसको पेंट भी करते थे। पॉटरी टेक्निक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस ज़माने की जो पॉटरी थी वो पुराने ज़माने की पॉटरी से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। कुछ हमें एविडेंसेस ऑर्नामेंट्स के भी देखने को मिलते हैं, जैसे नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स जो कि स्टेटाइट की बीड्स के बने हुए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स भी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जैसे लैपिस लसूली, टर्क्वाइज और एजेड, टेराकोटा और शेल के बने हुए कुछ जो ऑर्नामेंट्स हैं वो भी। कुछ हमें यहाँ पर टेराकोटा हम्ड वुल के फिगरीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि ये भी सजेस्ट करते हैं कि लोग यहाँ पर मेटलर्जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे विद रिस्पेक्ट टू जो कॉपर के जो टूल्स हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों अगेन यहाँ पर आपको कुछ सीमेंट्री प्रैक्टिसेस और ग्रेव प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जा रहा है। ये सिमिलर सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि किस किस तरीके के टूल्स जो थे वो आपको देखने को मिलते हैं ग्रेव गोड्स के साथ में, जो कि लोगों के बिलीव को दर्शाता है लाइफ आफ्टर डेथ में। और यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार के पेंडेंट की बात करी गई है जिसका नाम है चाइक्रोसोफ्रेज। ठीक है, ये एक प्रकार का पत्थर होता है, इससे भी बने हुए ऑर्नामेंट्स के एविडेंसेस यहाँ पर हमें मेहरगढ़ की साइड पर देखने को मिलते हैं। अगर हम वैरायटी ऑफ सीड्स की बात करें जो लोग यहाँ पर कंज्यूम करते थे, तो हमें बार्ले के एविडेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं,
मेहरगढ़ के आसपास कुछ साइट्स पर जो कि ये शो करते हैं कि यहाँ पर इंसान जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बार्ले को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ रोज़ मिलती हैं, जैसे इंसान जो है वहाँ पर ये बार्ले को उगा रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर तरीके से हमें रोज़ देखने को मिलती है कि प्लान्ड वे में इसको उगाया जा रहा है। जैसे 6 रो के बार्ले के बेसिकली प्रोडक्शन की फील्ड हमें यहाँ पर मिल रखी है, 2 रो वाली भी हमें यहाँ पर मिल रखी हैं। तो इंसान यानी कि जानवरों के पशुपालन के साथ यहाँ पर जो खेती बाड़ी की अगर हम बात करें तो बार्ले को एज अ ग्रेन और एज अ सीड बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बार्ले डोमेस्टिकेशन के ऊपर इंसानों ने, मेहरगढ़ के इंसानों ने काफ़ी ज़्यादा फोकस करा। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ का एक ब्यूरियल सिस्टम है जहाँ पर एक डेड बॉडी को गाड़ा गया विद स्टोन ब्लेड्स, कोर्स एंड सेल्ट एज ग्रेव कोड्स विच शोज दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जैसे ये देखो, ये डेड बॉडी है और इसके साथ साथ इनका कुछ ही सामान वगैरह यहाँ पर और इधर रखा हुआ है। फिर बार्ले के अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट क्रॉप था वो था वीट। अलग अलग तरीके के वीट यानी कि गेहूं के दाने यहाँ पर लोगों के द्वारा डोमेस्टिकेट करे जाते थे, उगाए जाते थे। जैसे एक का नाम है हर्ल्ड, आइकॉन वीट, एमर वीट और नेकेड वीट। ये हमें यहाँ पर मिल रखे हैं, जो कि हमें ये शो करता है कि यहाँ पर लोग जो हैं इस क्रॉप को भी अपार्ट फ्रॉम बार्ली, गेहूं को भी डोमेस्टिकेट करा करते होंगे। और कौन कौन से क्रॉप्स या फिर जो फूड आइटम्स इंसान यहाँ पर प्रेफर करते थे, तो हमें यहाँ पर सीड्स के एविडेंसेस मिल रखे हैं बेर के, डेट्स के यानी कि खजूर के, और वीट और बार्ले के अलावा यहाँ पर हमें कॉटन के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। 2 नई वैराइटीज़ जो थी वीट की, ये 200 साइंटिफिक नेम लिख रखे हैं, इतना आपको जाने की नीड नहीं है। 2 नई वैराइटीज़ जो वीट की थी और बार्ले की थी वो भी यहाँ पर मिल रखी है आर्कियोलॉजिस्ट को। और इसके अलावा ओट्स जो था वो भी आइडेंटिफाई कर रखा है। तो वीट जो है वो आगे चलकर हम ये कह सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप हो गया था मेहरगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए एज़ कम्पेयर टू बार्ले। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। मेहरगढ़ के लोग जिस तरीके की कल्टीवेशन करते थे, लेकिन फार्मर्स हो सकते हैं रिलाई करते हो विंटर रेंस के ऊपर, ठीक है, और जो पानी है उसको वो कलेक्ट करके खेतों वगैरह में पहुँचाते होंगे ताकि उनकी फसल वगैरह अच्छी हो सके। पानी वगैरह को स्टोर करने के लिए इंसानों ने यहाँ पर कुछ मिट्टी की और कुछ स्टोन की एम्बैंकमेंट जैसे छोटी छोटी जो रिवर बैंक्स चैनल्स होते हैं उसको बनाया हुआ था। और यहाँ पर कुछ हमें स्टोन सिकल्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि एज अ टूल यूज़ करा जाता होगा उस ज़माने में लोगों के द्वारा फॉर डूइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब न्यूलिथिक जो मेहरगढ़ है, यानी कि जब मेहरगढ़ में जब न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुई तो यहाँ पर हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि जिन जानवरों को लोग अभी तक मारा करते थे अब वो उनको डोमेस्टिकेट करने लगे। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के कुछ एविडेंसेस हमें, उनकी बोन्स के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डियर, मोस्टली गैजल, कुछ ब्लैक बक, सांबर, चीतल, नीलगाय, कुछ बकरियाँ और वाइल्ड एस, वाटर बफेलो, कैटल, पिग और एलिफेंट। इनके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि इंसान हो सकता है कि इनको अब हंट ना करते हो और इनके साथ एक फ्रेंडशिप वाले जोन में इंसान एंटर कर गए हो। तो इस ज़माने में इंसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो था वो था कैटल, ठीक है। और शीप और गोट बोन्स की जो संख्या है वो भी हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि सजेस्ट करता है कि इंसान यहाँ पर हो सकता है कि उनको मारा करते हो, जैसी वो बकरियों का, भेड़ों का साइज़ बड़ा हो जाया करता हो, लेकिन बकरियों से दूध भी मिलता था इंसानों को। कैटल को बीस्ट ऑफ बर्डन के तौर पर भी यूज़ करते थे। तो इंसान एक तरीके से बैलेंस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे कि कुछ जानवरों को पहले वो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ जानवरों को पहले वो उनके बॉडी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर उनका साइज़ अगर वो बढ़ गया और अगर वो बेसिकली दूध वगैरह देना उन्होंने बंद कर दिया, फिर इंसान बूढ़ा हो गया, वो जानवर जो है वो बूढ़ा हो गया, तो इंसान उसको मारकर खा जाते थे। फिर यहाँ पर एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है J.R. लुकास। इनकी स्टडी जो इन्होंने करी थी 1985 में, वो हमें ये बताती है कि ह्यूमन डेंटल जो एक तरीके से डिसीजेस जो थे, जो जैसे कैविटीज़ थी, दांत वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो वो पहले नहीं ख़राब होते थे क्योंकि फ्लोरीन लेवल ठीक ठाक था ड्रिंकिंग वाटर में। बाद में जब आगे चलकर इंसानों ने फूड हैबिट्स वगैरह अपनी चेंज करी तो उनकी जो डेंटल हेल्थ है वो भी डिक्लाइन हो गई। फिर आगे चलकर अगर हम और फर्दर डेवलपमेंट पीरियड की बात करें मेहरगढ़ के रिगार्डिंग और उसके आसपास रीजन्स के रिगार्डिंग, तो हमें यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है एग्रीकल्चर क्राफ्ट प्रोडक्ट्स के अंदर, जहाँ पर पॉटरीज इनकी और डेकोरेटेड हो गई।
इसके अलावा अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर जो बेसमेंट वाला सिस्टम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग जो हैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहा करते होंगे और नीचे वाले रूम में जो उनके जो सामान थे जैसे स्टोन फ्लेक्स, ब्लेड्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स, पेस्टल्स, बहुत सारी बोन्स वगैरह, ये इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि मेरा कूड़ा कचरा कबाड़ जैसे हमारा स्टोर रूम होता है उसको हम अलग से एक रूम बना कर रख देते हैं, बाकी जो रहने वाली जगह होती है उस पर हम खुद रहते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉलीक्रोम जो वेयर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक नई स्टाइल जो है टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स की, जिसकी एक बिल्कुल सटीक एक बॉडी थी। ट्यूबुलर बॉडी का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब जैसे पतली दुबली सी जैसे बॉडीज़ होती है, पिंच नोज और जॉइंट लेग्स जो हैं उसके हमें एविडेंसेस पहली बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि इस तरीके के पॉटरीज जो हैं और टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स जो हैं उसको इंसानों ने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था, जो कि आज से पहले वो इससे पहले कभी भी नहीं देखे गए थे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।